चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। जय महाकाल ओला। चलो, क्या हाल चाल? राम राम। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, करें स्टार्ट। कॉन्निचिवा, ठीक है। चलो, मैंने अभी मॉर्निंग में क्वेश्चन डाले थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं लेट हो गया, कल तो नहीं डाले थे। ठीक है, हाँ मॉर्निंग में मैंने डाले हैं 3 क्वेश्चन। तो अभी तो ट्राई करे नहीं होंगे आपने, क्योंकि आपकी तो क्लास चल रही होगी ना उस टाइम तो। हाँ ठीक है, तो कल कल कर लेंगे अपन डिस्कस, आज अटेम्प्ट कर लेना आप, तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है ना। चलो, कोऑर्डिनेट की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट लाइन से तो कैसे करें, कैसे करोगे मतलब कैसे करोगे? पहले थ्योरी पढ़ लो उसकी सारी। ठीक है, मेन मेन जो क्लासरूम क्वेश्चंस हैं वो कर लो सारे पहले खुद से। ठीक है, उसके बाद फिर मॉड्यूल नहीं करा हो तो मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल कर लिया हो तो सिंगेज कर लो। है सिंपल, कोई भी चैप्टर करना हो तो यही सीक्वेंसिंग रखनी है अपने को, है ना। टेस्ट की डेट मेरे ख्याल से उस पे वैसे तो क्लियर कट लिख दिया है कि 13 तारीख को मेरे ख्याल से आपका एसीटी है, तो इसलिए वो 8 या 9 तारीख वाला टेस्ट नहीं होगा। सीधा सीधा अब आपको 13 तारीख को टेस्ट है। 8 वाला तो नहीं है ना? 8 वाला तो शायद से नहीं है ना, लिखा तो उस पे यार, है ना। हाँ लिखा है मेरे ख्याल से, क्लियर कट लिखा है, देखो। ठीक है ना। हाँ, चलो चलो, तो करते हैं अपन स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं अपन। कहां पे थे अपन, कहां पे थे अपन अपन कहां पे थे? इन प्लेस ऑफ लिखा है ना, हाँ। फैमिली ऑफ सर्कल पे थे अपन। फैमिली ऑफ सर्कल में अपन ने कितने पार्ट ले लिए थे? फोर्थ वाला हो गया था, है ना। फोर्थ वाला हो गया था, ठीक है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में बता देता हूं आपको, और एक एक क्वेश्चन उस पर बता देता हूं। बहुत ज्यादा आता नहीं है, बहुत बेसिक सा है। बेसिक सा तो नहीं है मतलब, ठीक है, बस समझ लो। ठीक है, चलो, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो फिफ्थ टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल है, मतलब एक तरह से उसको अपन देखा जाए तो फैमिली भी नहीं बोलेंगे उसको। एक तरह से क्या है, वो फैमिली तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक तरह से। ठीक है, पर वो फैमिली ऑफ सर्कल में आता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, circumscribing the triangle formed by lines is equals to 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle formed by the lines L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0। ठीक है, आपको 3 लाइंस गिवन है। इन तीनों लाइंस को सर्कमस्क्राइब करने वाले ट्राइंगल की इक्वेशन आपको निकालनी है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखो फैमिली तो इसलिए बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि यदि 3 लाइंस को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की बात करूंगा तो एक ही सर्कल होगा ना, 2-3 सर्कल तो होंगे नहीं वो। तो इसलिए फैमिली वर्ड तो क्यों यूज करें अपन, नहीं। ठीक है, तो एक ही सर्कल होगा अपने पास। और वैसे तो क्या है कि इन तीनों लाइंस को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है ही सही कि ये तीनों पॉइंट में निकाल ही सकता हूं, नहीं। लेट्स से L1 equals to 0, L2 equals to 0 and L3 equals to 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर इस वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना अपने को आता ही है, तो वो तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। हाँ, और एक डायरेक्ट जो फैमिली टाइप का वर्ड यूज करके जो करते हैं वो ऐसा है कुछ, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल्स टू 0। L1 L2
प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपको एडिशनल कंडीशन की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो यूनिक सर्कल बनने वाला है, तो एडिशनल कंडीशन की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? लेमडा और म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? दो कंडीशन ऑलरेडी मेरे पास होगी, दो कंडीशन मेरे पास ऑलरेडी होगी। कौन सी दो कंडीशन? फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। इससे जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें ऐसा होना चाहिए ना, नंबर वन। नंबर टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पता है ना ये तो सबको? बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन भी है इसका, इस टाइप का, लेमडा म्यू, है ना। तो ये दोनों कंडीशन लगाएंगे तो लेमडा और म्यू में आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके लेमडा और म्यू आप निकाल लेंगे, लेमडा और म्यू वापस इसमें रख देंगे, तो आपके पास इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, है ना, राइट। एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन में करा देता हूं। लिख लिया क्या? चलो क्वेश्चन करें। बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन 4, हाँ 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 हाँ, है ना, किसी ने पूछा था आज ही, मैंने किसी का डाउट देखा था इसलिए मेरे को याद है वो। ठीक है, फाइंड दी circumscribing circle of triangle formed by lines x plus y is equals to 6, 2x plus y is equals to 4 and x plus 2y is equals to 5। ठीक है, फाइंड द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स दिस वन, है ना। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास है ही सही कि तीनों पॉइंट निकाल लूं और फिर तीनों पॉइंट निकाल के जो भी अपने पास दो तीन ऑप्शन है उससे जा सकते हैं। अभी की यदि अपन बात करें तो कैसे लिखेंगे? किसी भी एक को L1 मान लेते हैं, किसी भी एक को L2 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, L1 L2 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। लेट्स से इसको L1, इसको L2, इसको L3 मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई माइनस 6 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 4, L1 इंटू L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इंटू L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 इंटू L1। बोलो बच्चों, क्लियर है ना कैसे लिखा मैंने? चलो अब इसमें कंडीशन बना लेते हैं अपन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ओरली कर लेंगे, पूरा नहीं कर रहा मैं, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा यहां से 2x स्क्वायर, यहां से आएगा 2 लैम्डा, ठीक है, और यहां से आएगा एक्स स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 2 लैम्डा और यहां से भी आएगा 2 म्यू। बोलो बच्चों, क्लियर है ना कंडीशन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। फर्स्ट तो ये हो गया। अरे भाई ये कैंसिल, तो इधर से 1 म्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, है ना। एक तो ये आ गया मेरे पास। दूसरा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2xy प्लस xy 3, xy प्लस 2 2 जा 4xy, तो 4xy प्लस xy 5xy, तो 5 लैम्डा 2xy प्लस xy 3xy प्लस म्यू। कर लोगे ना बच्चों? हैं? दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने ओरली कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 1/2 इसमें रख देते हैं अपन, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड -3/2, तो 3 2 जा 6 -3 -9/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -9/9। लैम्डा और म्यू अपन इसमें रख देंगे तो आपके पास फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? क्या हो गया? म्यू इक्वल्स टू 1 आना चाहिए क्या? ऐसा हुआ क्या? ओ सॉरी शिट, म्यू इक्वल्स टू तो 1 ही आ रहा है, म्यू इक्वल्स टू तो 1 ही आ रहा है, तो म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया तो फिर तो ये भी इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। मिस्टेक बहुत हो रही है। यदि म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -6/5 आएगा। बोलो, क्लियर है? पहले हर्षवर्धन ये समझ लो, उसके बाद प्रीवियस स्लाइड पे चले जाना बेटा। पहले ये तो समझ लो यार, इसको पूरा तो कर लेने दो मेरे को, इसको छोड़ के प्रीवियस स्लाइड पे कैसे जाऊं? ठीक है ना? तो बस कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, और फैमिली की बात तो होगी नहीं ना भाई, एक ही सर्कल है तो क्या फैमिली लिखोगे उसको, है ना? दो कंडीशन लगाओ, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। चलो बढ़े आगे। हाँ मैं दूंगा, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध रुक जाओ, दे देंगे, आपको भी देंगे, चिंता मत करो, है ना? लिख लिया ना? सब लिख लेना एक बार जिसको लिखना है। अच्छा, और इसमें तो क्या दिक्कत भी नहीं है, अभी जैसे अगले केस में फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन आता है, इस वाले में तो क्या दिक्कत भी नहीं है। आप जब भी देख से 3 लाइंस लेंगे, तीनों लाइंस में से कोई भी पेयर यदि पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बनना ही बनना है, बनेगा कि नहीं? 3 लाइंस यदि मैं आपको दे दूं और उन 3 लाइंस में से कोई भी पेयर पैरेलल लाइंस नहीं बना रहा है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बनना ही बनना है। तो ट्राइंगल बनना ही बनना है तो सर्कम सर्कल भी बनना ही बनना है। तो इस वाले केस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट केस में क्या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना? ये लो प्रीवियस स्लाइड किसको देखनी थी? हर्षवर्धन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 6th टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल है, 6th टाइप का कोई फैमिली नहीं है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing equation of circle circumscribing a quadrilateral, circumscribing the quadrilateral whose sides circumscribing the quadrilateral whose sides in order is L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0, L4 equals to 0. Equation of circle circumscribing the quadrilateral whose sides in order is L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0 and L4 equals to 0. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 4 साइड्स आपको गिवन है, तो उसको सर्कमस्क्राइब करने वाले, let's say this is L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0 and L4 equals to 0.
उसको सर्कमस्क्राइब करने वाले, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी है। इसमें जरूर यह कंडीशन है कि ऑब्वियस बात है कि देखो सर्कल तभी बन सकता है, इसमें जरूर यह कंडीशन है कि सर्कल तभी बनेगा जब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, और अभी आप जैसे अपन कंडीशन लिखेंगे ना, वहां से भी आपको ये बात पता लग जाएगी कि हाँ भाई अपन हर केस में नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका केस क्या है, बहुत सिंपल सा केस है, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इंटू L4 इज इक्वल टू 0। L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें देखो अपने आप चेक भी हो जाएगा। आप बोलो सर लैम्डा की वैल्यू तो फिर निकाल ही जाएगी, तो सर्कल तो बन ही जाएगा, नहीं, अपने आप कंडीशन ऐसी बनती है कि वो यदि सर्कल नहीं बन रहा होगा ना, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी भी नहीं। ऐसा है इसमें, सर्कल नहीं बन रहा होगा ना यदि, तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी भी नहीं आपको। कैसे नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? देखो जब आप इस कंडीशन को लिखोगे तो अगेन इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, एक्स इंटू वाई वाली टर्म भी आएगी ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, एक्स इंटू वाई वाली टर्म भी आएगी ना। तो कंडीशन मुझे वही लगानी है, क्या लगानी है कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है इसमें, कैसे अपन कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की, क्योंकि एक वैल्यू यहां से ही मिलेगी, नहीं एक यहां से मिलेगी, 2 इक्वेशन बनेंगे ना, तो दोनों इक्वेशन में लैम्डा तो आएगा, दोनों इक्वेशन में लैम्डा तो कंफर्म आना है ना, कोई स्पेसिफिक केस छोड़ दूं मैं। तो लैम्डा यदि कंफर्म आना है तो लैम्डा की तो 2 वैल्यू मिलेगी। यदि वो दोनों वैल्यू सेम मिली तो इसका मतलब अपना सर्कल एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। एंड इफ वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, राइट, मतलब यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो वी शुड गेट सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की सेम वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो, हाँ चेक करना जरूरी, चेक क्या मतलब दोनों से निकालना जरूरी है। हो सकता है कि आप इसको करें और इससे लैम्डा निकल जाए, नहीं, मुझे ये भी करना पड़ेगा और इससे भी लैम्डा निकाल के फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो अपन कर सकते हैं, ठीक बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है यार, आप सर्कल की इक्वेशन, रीजन यही है ना कि भाई हमेशा मेरे पास सर्कल नहीं बन सकता, हमेशा मेरे पास सर्कल नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमेशा लैम्डा की वैल्यू, ऐसा भी नहीं है हर केस में लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, आप ये लिख दो और हर केस में लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, बस दैट इज द रीजन। तो हर केस में नहीं मिलेगी, उसी केस में मिलेगी जब सर्कल बन रहा होगा, और उसी केस में ऐसा हो रहा होगा जब दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाइड हो रही होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, लिख लिया, इस पे आप कर लोगे क्या क्वेश्चन, आपको दे दूं इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing a quadrilateral whose sides in order are 2x plus 3y is equals to 2, 3x minus 2y is equals to 4, x plus 2y is equals to 3,
एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो ये आप करो, देखें इसको आपको करना है ना। और आप एक काम करना, आप केवल सेंटर बता दो, तो सेंटर आप बताओगे तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। एक काम करना, आप तो केवल सेंटर बता देना। कोफिशिएंट वाली कंडीशन कैसे लिखी थी? प्रियांश आप भूल गए मेरे ख्याल से बेटा, सर्कल की इक्वेशन होने के लिए, यार इतनी बेसिक चीज कैसे भूल जाते हो यार। सर्कल की इक्वेशन होने के लिए बेटा किसी भी इक्वेशन में ये चीज कंपलसरी है कि उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, और एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अरे ये चीज तो कंपलसरी है बेटा। रिवाइज करना एक बार, फर्स्ट पेज रिवाइज करना सर्कल का, फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में बताया था शायद। ओके चिन्मय, हाँ अस्तित्व जैन, अस्तित्व वो भी सही है, आप जो बोल रहे हो ना दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी वर्क कर जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में वर्क कर रहा है वो। हाँ कंडीशन लिखवाई थी यार, बिना लिखाया अपन काम करते ही नहीं, ऐसा कुछ जो लिखवाया है उसी पे काम करते हैं अपन। आप केवल सेंटर भी निकाल के बता देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, आ जाएगा इसका मतलब। और पूरा सर्कल निकालने की इच्छा हो तो वो भी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। हाँ सही है सही है सही है। सुशांत, कोश, अपूर्व, सही है, आपके लेमडा की वैल्यू सही आई है। सिद्धार्थ नहीं पॉसिबल तो है यार, क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों है? कविश आपका गलत आ रहा है लेमडा, कविश आपका लेमडा गलत आ रहा है। चिन्मय ने सेंटर बताया है, चिन्मय का सेंटर सही है, सही है चिन्मय, हाँ सही है सही है सही, बिल्कुल बढ़िया हो गया, वेरी गुड। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कर डाला है बहुत जल्दी से। लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब जैसे आप इसको L1 मान लेना, इसको L2 मान लेते हैं अपन, इसको L3 मान लेते हैं और इसको L4 मान लेते हैं। तो यदि मैंने अपनी कंडीशन लिखी क्या है, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0, यदि मैंने लिखा तो L1 है ये इंटू L3, L3 है अपने पास ये प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखो दोनों लगानी है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बेटा एक से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, अरे इधर तो वाई स्क्वायर आएगा ना, सॉरी 2, और इधर आएगा 6 लैम्डा है ना, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 6 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, so that comes to be 4 lambda is equals to 4 lambda is equals to 1। अब यदि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी निकाल रहे होंगे ना बेटा, और उसको 0 भी करना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई में निकालूंगा तो 3 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, और इज इक्वल टू और प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई निकालेंगे -3 लैम्डा -3 लैम्डा एंड -2 टू जा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और इससे भी मेरे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। दिस इज द रिक्वायरमेंट,
दिस इज द रिक्वायरमेंट कि दोनों से लैम्डा की वैल्यू यदि मुझे सेम मिल रही है देन इट इज फाइन, है ना। क्लियर है। इसका सेंटर आना चाहिए। फाइनल आंसर में लिख देता हूं। इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है 8x² प्लस 8y² माइनस 25x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 12 और 6 18, ठीक है। ऐसा अपने पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को भी L1 L2 नहीं मान सकते हैं कि मान सकते नहीं, इसमें मतलब L1 L2 तो मान सकते हो, मतलब कुल मिला के ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट करना है आपको इसमें, है ना। इन ऑर्डर ही चलना पड़ेगा। L1 L3 मतलब ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट करना है और ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट करना है। भले आप L2 L4 को इधर लिख लेना, L1 L3 को इधर लिख लेना, वो चल जाएगा, पर यहां पे L1 L2 नहीं लेना है अपने को, है ना। चलो, लैम्डा की वैल्यू अलग आए तो क्या करेंगे बताओ। अभी क्या बताया था, अभी बताओ। ये लिख रहा है we should get same value of lambda. If we get different value of lambda, it implies there is no circle which is passes through or circumscribing this quadrilateral. ठीक है, चलो जी करें आगे। अब बात यहां तक हो गई सबकी। एक बार फर्स्ट स्लाइड बता दो 15 सेकंड के लिए। आरुष, दिस इज टू लेट, अब आपको लास्ट तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कॉमन टेंजेंट्स, चलिए अब अपन आते हैं इसमें आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे ऑपोजिट। वो लिखेगा क्वेश्चन में, लिखेगा रौनक, उसको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा उसको। और नहीं तो अपने को जैसे अब मैंने लिखा ना इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। नाउ द कॉमन टेंजेंट्स। अब अपन बात कर रहे हैं दो सर्कल्स की, दो सर्कल्स, उन दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे अपन। तो पहले यदि मैं बात करूं तो दो सर्कल्स की 5 पोजीशन पॉसिबल है। 5 5 बोल दो या 6 बोल दो, मैं तो 5 ही मानता हूं जनरली, कोई कोई 6 भी मान लेता है। जब भी मैं दो सर्कल्स की बात करता हूं तो मुझे ये कंफर्म पता है कि दो सर्कल अपनी 5 में से किसी एक पोजीशन पर होंगे, और उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स वी कैन फॉर्म ऑन दोस टू सर्कल्स। ठीक है, और एक बार मुझे पता लग गया कि कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी, तो फिर अपन उस पर इक्वेशन निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन से 5 केसेस की मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से 5 केसेस की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस, वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर, दिस इज C1, दिस इज C2। one circle is completely inside the other, it may be concentric also, it may be concentric also, इसीलिए वो concentric वाला केस मैं अलग से नहीं मान रहा हूं, concentric वाला केस इसी में आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करना, सबसे अच्छा समझने के लिए इस अंदर वाले सर्कल को बाहर लाते जाओ थोड़ा थोड़ा सा, बड़े वाले सर्कल को फिक्स रख लो, अंदर वाले सर्कल को बाहर लाते जाओ। तो जैसे ही बाहर लाया तो मेरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मुझे जो दिखाई दी वो ये है कि सर्कल जो है वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर सकता है, नहीं, सर्कल जो है वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने करा, सर्कल एक दूसरे को कट कर सकते हैं, तो सर्कल एक दूसरे को टच कर सकते हैं, ऐसा। एंड द लास्ट,
नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग। ठीक बात, बोलो बच्चों। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आती है क्या? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज बनती है क्या? नहीं ना, है ना? बीच बीच में जा रही है, जा नहीं आवाज नहीं जा रही होगी, वो मैं बोलना बंद कर देता हूं, मैं ऐसे इशारे कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा आवाज चली जा रही है, मेरे ख्याल से आवाज तो नहीं जा रही होगी ऐसे, वो इशारे से मैंने बताया होगा इसलिए। हाँ, है ना? अब उस कॉन्सेंट्रिक वाला इसी में आ गया। कॉन्सेंट्रिक को मैं अलग से नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए इसमें और कॉन्सेंट्रिक में कॉमन टेंजेंट्स 0 है, तो वो दोनों केस एक ही ले लिए मैंने, है ना? बाकी और कोई अलग से केस नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलो जी, इंटरसेक्टिंग विद सेंटर इनसाइड बिगर वन, इंटरसेक्टिंग विद सेंटर इनसाइड बिगर, हाँ वो ठीक है। अब वो अलग, वो इसी के अंदर थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बनती जाएगी। एक्चुअली मैं जो 5 पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं ना, वो पॉसिबिलिटी में कैसे डिफर कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब जैसे आप जो सोच रहे हो कि हाँ भाई बिगर सर्कल में सेंटर टाइप का कुछ आप इधर उधर लेना चाह रहे हो, तो ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वही रहेगी जो इस पे रहेगी, वो अपने लिए अलग केस नहीं बनेगा एक्चुअली, है ना? हाँ, वो अलग केस नहीं बनेगा अपने पास। ठीक है ना? चलो जी, तो बताते जाओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स को शॉर्ट में लिख दूंगा मैं सीटी, है ना? तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ सीटी कितनी बताओ तो बच्चों? 0। सेकंड केस में नंबर ऑफ सीटी कितनी? 1। सही है ना? इसमें बताओ तो बच्चों नंबर ऑफ सीटी कितनी? वेरी गुड, 2। इसमें बताओ, इसमें ज्यादातर गलती करते हैं। हाँ, एक दो ने करी है अभी भी गलती, एक दो ने तो करी है। 99 ने तो खैर सही बताया। और इनफाइनाइट वाला कौन है? ये इनफाइनाइट वाला कौन है भाई? इनफाइनाइट कॉमन टेंजेंट है? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार आदित्य यादव, है? इनफाइनाइट कैसे कॉमन टेंजेंट? समझ रहे हो? कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टच करे, अलग अलग पॉइंट पे करे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे टच करे दैट इज नॉट द इशू, पर दोनों सर्कल को टच करनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं, सारे बनाऊंगा मैं डायग्राम, चिंता मत करो। 2 3 4। और इस वाले केस में नंबर ऑफ सीटी कितनी बताओ तो? इसमें कुछ गड़बड़ हुई है अभी, ज्यादातर कुछ का सही जा रहा है, कुछ का गड़बड़ हो रहा है इसमें। 4। चलो जी, डायग्राम बना देता हूं। नंबर ऑफ सीटी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टच करती हुई जाए, भले सेम पॉइंट पे टच करे या डिफरेंट पॉइंट पे टच करे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो इसकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ये होगी, इसकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अपने पास ये होगी, इसकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यदि दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाए तो ये जो दोनों लाइन से ये पैरेलल हो जाएगी, पर दो बनेगी दो ही टेंजेंट। इधर समझ लेना एक मिनट। इस केस में एक पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ सकती है कि सर यदि इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाए, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में सर्कल का रेडियस यदि सेम हो जाए तो ये जो दो लाइंस टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट उतनी बनेगी, लेकिन ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है ना आपको आगे जाके, इंटरसेक्ट करने की बजाय वो पैरेलल हो जाएगी। दैट इज द ओनली केस, है ना? बोलो। हाँ, पैटर्न टाइप का बन रहा है साफ साफ, 0 1 2 3 4, है ना? धर्मपाल गुलाटी गुजर, एमडीएच वाला, अच्छा अच्छा, एमडीएच मसाले का जो एंड में आता हो ना, हाँ, ओ सो सैड, एमडीएच वाले, अरे वो एमडीएच वाले दादाजी, एमडीएच वाले दादाजी, है ना?
चलो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। अब कंडीशन पे आते हैं अपन, ठीक है, अब कंडीशन पर आते हैं। ठीक, कि अपने पास आपको क्या दोनों सर्कल्स की इक्वेशन गिवन रहेगी, आपको दोनों सर्कल्स की इक्वेशन गिवन रहेगी, बस दैट्स ऑल। तो दोनों सर्कल की इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो दोनों सर्कल का सेंटर आ जाएगा, दोनों सर्कल का रेडियस आ जाएगा, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है। और दोनों सर्कल का सेंटर निकाल लेना, दोनों सर्कल का रेडियस निकाल लेना, और दो चीजें और आपको निकालनी पड़ेगी, दो चीजें और आपको निकालनी पड़ेगी। आप कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दूं, हाँ यहीं पे लिख देता हूं। आप C1 C2 निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूले से। व्हाट इज C1 C2? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। R1 प्लस R2 निकाल लेना, और R1 माइनस R2 का मॉड, ये तीन चीजें निकाल लेना, बस निकाल लोगे ना। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन यदि आपको दी जाए, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन आपको दी जाए, ठीक है, कौन की अरे आज पता नहीं, मेरे एक मिनट रुकना है, मेरे को लग रहा है कोई गेट खिड़की विड़की खुली है क्या, कुछ ज्यादा आ रही है मेरे को भी आवाज। ओ हाँ चलो जी, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि दोनों सर्कल्स का सेंटर निकाल लेना, उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों के रेडियस का सम कर देना, और दोनों के रेडियस का डिफरेंस का मॉड, मतलब वैल्यू डिफरेंस। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करता हूं। ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है मेरे को कि इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, बता सकते हो, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये तो साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये लिख दिया। अब बस मैं इसको रेफरेंस मान के स्टार्ट करूंगा। इससे पहले आप जाओगे तो C1 C2 कम होता जा रहा है, इसके आगे जाओगे तो C1 C2 बढ़ता जा रहा है। तो इस वाले केस में मैं क्या लिखूंगा, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 लिखूंगा ना, क्योंकि R1 प्लस R2 तो उतना ही रहा, C1 C2 बढ़ गया ना। तो इस वाले केस में दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होना चाहिए। बोलो कंडीशन क्लियर है ना दोनों, बहुत बढ़िया। चलो जी यहां पे आ जाओ। अब इसमें C1 C2 और कम हो गया, इसमें और कम हो गया, वहां इक्वल टू था, तो क्या लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे ना। बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, और तक की तीनों कंडीशन। चलो जी तो जल्दी से आ जाओ इस पे। इस वाली में, इस वाली में बताओ तो C1 C2 क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, दोनों के रेडियस का डिफरेंस हो जाएगा ना। और लास्ट वाले में, मतलब फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट वाले में C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, ऐसा। क्लियर है कंडीशन, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा अभी, इसमें एक चीज बची हुई है, पांचों कंडीशन लिख ली सबने, ठीक है। नीचे करूं कि ऊपर करूं, इधर वाली देख लो पहले, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, दिस एंड दिस।
है ना, ठीक है। 10 में किया है, सॉरी, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, ओके हट जाओ। इन पांचों में ना, लेकिन एक कंडीशन अभी इनकम्प्लीट है, आप बता सकते हो कौन सी? एक कंडीशन इनकम्प्लीट है इसमें अभी। इनकम्प्लीट इन द सेंस, इनकम्प्लीट इन द सेंस ये है कि वो कंडीशन में लगाऊंगा तो उस कंडीशन से मुझे नहीं पता लगेगा कि यही केस बनेगा, क्योंकि वो कंडीशन और भी केस में सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है वो, हाँ थर्ड वाली एग्जैक्टली। क्योंकि यदि आप C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 आपने चेक करा तो वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हो सकता है ना, है ना। तो बताओ तो क्या करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, बता सकते हो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, ये कंप्लीट कंडीशन बनेगी आपकी कि इसको आपको करना पड़ेगा R1 माइनस R2 से ग्रेटर और C1 R1 प्लस R2 से लेस। तो अब आपको थोड़ा बहुत पांचों केस समझ में आ जाएंगे। ये बीच वाली कंडीशन है, इसमें ये आ गया, इसमें इसमें इक्वल टू आ गया और फिर इसमें इससे लेस आ गया, इधर इसमें इक्वल टू आ गया और इसमें इससे ग्रेटर आ गया, ऐसा होगा सिमेट्री वाइज, ठीक है। बोलो बच्चों, कंडीशन सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो बढ़े आगे, चलो वेरी गुड, लिख लिया सबने, ये पढ़ा हुआ भी है मेरे ख्याल से, वैसे आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। चलो बढ़े आगे, है ना। तो अभी तक मैंने क्या बात करी, मैं रिकैप कर देता हूं कि मैंने आपसे ये बोला था कि यदि आपको दो सर्कल्स दिए जाएं तो आप दोनों का सेंटर निकाल लेंगे, दोनों का रेडियस निकाल लेंगे, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, दोनों के रेडियस का सम कर लेंगे, दोनों के रेडियस का डिफरेंस कर लेंगे, और ये जो पांच कंडीशन लिखी है, इन पांच में से कोई एक कंडीशन आपकी वेरीफाइड हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग जाएगा कि दो सर्कल्स की पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, देन वी विल मूव अहेड कि उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। अब इसमें मैं दो तीन क्वेश्चंस आपको दे देता हूं पहले तो, जिसमें आपको केवल ये बताना है कि उन दो सर्कल्स के लिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी, है ना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं। हाँ ठीक है, लिखे ना सबने? हाँ C1 C2 डिस्टेंस है, C1 C2 इज द डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स CT, फर्स्ट केस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2x minus 4y equals to 0 and x square ठीक है। आंसर आप किस फॉर्मेट में देंगे मैं बता देता हूं। मैंने कॉलम 1 बना दिया है, कॉलम 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसको ऐसा करो PQR नंबरिंग कर दो, PQR ऐसे नंबरिंग कर दो, PQR PQR कॉलम 1 में, है ना। और कॉलम 2 मैंने बना दिया है, इसमें मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 1, ये ऑप्शन 1 है अपना, ठीक है। नहीं या ऐसे लिख दो ना, 0 1 2 3 एंड 4,
ठीक है, तो आपको पूरा आंसर बताना है क्वेश्चन का, एक एक नहीं बताना है, एक एक नहीं बताना है, एक एक नहीं बताना है ना। सेकंड का सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस 19 सॉरी 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 19 इक्वल्स टू 0। तो आपको आंसर ऐसे बताना है, p के बाद उसकी जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है वो बतानी है, डैश लगा के, कॉमा q डैश लगा के उसकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, डैश लगा के r उसकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो कंप्लीट आंसर आपका ऐसे आना चाहिए, है ना। आंसर परफेक्ट आना चाहिए यार, भले आप लेट दो। देखो मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूं बार बार, जल्दी की बजाय सही। मानस पांडे, जल्दी लेकिन गलत। फर्स्ट का सेकंड सर्कल में 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0 है ना। सर्कल में रिपीट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0, माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं पानी पी के, ठीक है। अभी तक आंसर मेरे को किसी का भी सही नहीं दिखा है। चलो अब बताना तो आंसर। ये दिखा मेरे को, सुहानी का आंसर सही है और सुहानी का आंसर सही दिखा। अनीश अग्रवाल का आंसर सही है, अनीश अग्रवाल का आंसर सही है। और तो दिखाई नहीं यार किसी का।
एक ये आंसर सही आया। सिद्धार्थ अग्रवाल का आंसर सही आया है, सिद्धार्थ अग्रवाल का आंसर सही आया है। एक ये आंसर सही आया, किसका आया, किसका आया, वैभव गोयल, वैभव गोयल का सही आया है। और उसके बाद ये गया किसका, सहज सेठी, सहज सेठी का सही है। कृष्णा दुबे का आंसर सही है। अथर्व जैन, अथर्व जैन का आंसर सही है। अर्चिता गोयल का आंसर सही है। चलो ठीक है, तो फाइनल आंसर इसमें था अपना 131, है ना, यही है ना, 131, 131, हाँ 131 है आंसर, 131। ठीक है, चलो जी मैं बता देता हूं कैसे। 131 फर्स्ट का सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया 1,2, इसका रेडियस हो गया 1 फ्लोर √5, इसका सेंटर हो गया 0,4 और इसका रेडियस हो जाएगा आपके पास 16 + 4 = 20, 20 मतलब 2√5, है ना। वाइट पे ले लेता हूं इसको मैं, ये C1। तो इसके लिए यदि मैं C1 C2 निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 1 + 2 × 4 दैट इज √5। ठीक है, C1 C2 √5 आ रहा है, R1 √5 आ रहा है, R2 2√5 आ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है 2√5 माइनस √5, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट्स व्हाई 1 टेंजेंट पॉसिबल, इंटरनली टच कर रहा है 1 टेंजेंट। ठीक है, Q वाले की बात करूं मैं, ये P वाला है सॉल्यूशन। Q वाले के लिए मैं बात करूं तो इसका सेंटर हो गया -1, -4 और इसका रेडियस हो गया 1, 4 × 16 और 1 17 प्लस दिस 40, है ना, इसका रेडियस हो रहा है 40 को मैं लिख लेता हूं 2√10। ठीक है, ये C1। देन C2 की बात करें, इसका सेंटर हो जाएगा मेरे पास 2,5 और इसका रेडियस हो जाएगा 25, 29 माइनस दिस √10। तो यदि C1 C2 निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो 9 + 81 √90 को लिख सकते हैं 3√10 विच इज बिकमिंग इक्वल टू R1 + R2। बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, मतलब कि √90 को 3√10 लिखना आना चाहिए और इसको ये लिखना आना चाहिए। सारी कंडीशन साफ साफ दिख रही है, मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। R की यदि बात करें तो R में सेंटर हो गया 0, 0, रेडियस हो गया 2, इसका सेंटर हो गया 3,4 और इसका रेडियस हो जाएगा 16, 9, 25 प्लस दिस 25, 49, √49 मतलब 7। तो इसका यदि मैं C1 C2 निकालूंगा, यदि मैं इसका C1 C2 निकालूंगा, साफ साफ दिख रहा है 5 आ रहा है, ये R1 है, ये R2 है, तो साफ साफ दिख रहा है दिस विल अगेन बिकम R1 माइनस R2। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 आ रहा है, तो अगेन इसमें आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? देखो सेंटर सही निकलेगा, बाकी तो फॉर्मूले का खेल है, कुछ ऐसा तो है ही नहीं अलग से मैथमेटिक्स, 5 स्टेप्स है, 5 चेक करना है ना। हाँ, अरे सिली मिस्टेक का ही तो खेल है बेटा, सिली मिस्टेक का ही तो खेल है यार, वो तो है ना। और मैच द कॉलम में तो पता, मैच द कॉलम में तो दिक्कत ही है ना, 4 क्वेश्चन है भैया, आपने 2 सही कर दिए, 1 गलत कर दिया तो गलत ही हो जाएगा वो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो ये तो बात हो गई, तो एटलीस्ट अब आप कुल मिला के बात समझ में ये आ गई कि अब ये तो आप चेक कर सकते हो कि यदि मैं 2 सर्कल्स आपको दे दूं तो उन 2 सर्कल्स पे कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया, ये आप सब निकाल सकते हो कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, उन कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स।
अच्छी बात यह है कि अब आपको कुछ अलग कंसेप्ट नहीं लगाना, जो कंसेप्ट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं वही कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है बस वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी कंसेप्ट कुछ नया अब नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालना अपने को आता है। ठीक है, 2 सर्कल की उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो 1 सर्कल की मान रहा हूं, उसकी तो निकाल ही सकता हूं। ठीक है ना, एक आध प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात यह है कि अब मैं सारे प्रोसेस बता देता हूं आपको, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सारे प्रोसेस समझ लेना है ना। मतलब अब यूं समझ लो, हेडिंग डाल लेना, भले आप हेडिंग डालना चाहो तो, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सिटीज। ठीक है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सिटीज। तो केस नंबर 1, दो ऐसे हैं, 2 केस ऐसे हैं जिनकी इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जब 2 सर्कल्स इंटरनली या एक्सटर्नली टच करें, दिस इज कॉल्ड इंटरनली टचेस, दिस इज कॉल्ड internally touches, and this is called externally touches. S minus S dash equals to 0. इन दोनों ही केस में इसकी इक्वेशन होती है S माइनस एस डेश इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन कोड की निकाली ना अपन ने, याद है कॉमन कोड, बस मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस केस में या इस केस में कॉमन कोड तो बन नहीं रही है, पर ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसा तो हो ही रहा है ना कि इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। बोलो बच्चों, ऐसा तो हो ही रहा है ना कि ये लाइन इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन S माइनस एस डिश इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। तो इन दो में तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, एक चीज कि जब भी आप S माइनस एस डिश लिखो ना, S माइनस एस डिश, तो ये लिखने से पहले दोनों सर्कल्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 जरूर कर लेना। ये तो पता लगा S माइनस एस डिश करके आपके पास लाइन की जगह सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो जब भी आप S माइनस एस डिश करें, और इवन है ना, पता है जैसे एक चीज तो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक चीज आप फिक्स ही कर लो कि सर्कल में आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना, t इक्वल्स टू 0, S1 S1 t, इसको कुछ भी लगाओ आप, बेटर ये है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को तो 1 कर ही लो आप, ताकि वो सारे कंफ्यूजन ही अपने खत्म हो जाएंगे। हमेशा करना है, मतलब ये मान लो हमेशा ही करना है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, है ना। ये दोनों केस आ गए। सेकंड केस, अब सेकंड केस में देखो, फर्स्ट में तो 0 बनी थी, एक सेकंड वाले केस में ये बनी थी, ये निकल ही गई। अब जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस की बात है, मैं आपको फिफ्थ केस डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं उस फिफ्थ केस से थर्ड और फोर्थ पे भी चला जाऊंगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ वाला समझ में आ गया तो थर्ड फोर्थ उसी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो मान लो आपके पास ये है, कुछ नेमिंग भी आपको समझनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें अपन ने 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाई थी, this, this and this। ठीक है,
These are called direct or external common tangents, and these are called indirect or internal, मतलब अंदर की तरफ टाइप में दिखेगी, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, इनडायरेक्ट और इंटरनल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये है, this is C1 center of this circle, this is C2 center of this circle, this is, let's say, T1 intersection point of these two tangents, and this is T2 intersection points of these two tangents, है ना? T1 is the intersection point of internal tangent and T2 is the intersection point of external tangent. इस वाले केस के लिए if circles have different radius, तभी T2 आएगा, है ना? ये तो आप बोलोगे सर रेडियस सेम हो जाए तो T2 कैसे आएगा फिर, है ना? दो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ठीक है? C1, C2, T1 and T2 always be collinear. एक ही लाइन में आएंगे चारों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, है ना? सेकेंड, T1 and T2 divides line joining C1 and C2 in the ratio of radius T1 and T2 divides line joining C1 and C2 in the ratio of radius internally, T1 internally करेगा and externally respectively. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लिख लो, तो ये दो प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है? हाँ अथर्वजन, वेरी गुड, परफेक्ट। अथर्वजन, हाँ स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल, ठीक है? एक बात अथर्वजन ने बोली, अच्छी बात रिकॉल करके, कि एक तरह से यदि आपको याद आ रहा हो तो T1 और T2 जो पॉइंट्स हैं वो एक तरह से हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए, है ना? याद है हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या बोला था अपन ने, कि दो पॉइंट्स को इंटरनली सेम रेशो में और एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट है वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, तो एक तरह से वाली केस हो गया ये, है ना? डायग्राम एक बार आप बना लो, ये डायग्राम है, पहले ये लिख लेना।
बिगनर बॉक्स 4 तक सबने कर लिया क्या? बिगनर बॉक्स 4 तक नहीं करा? कुछ बच्चे मना कर रहे हैं यार। मेरे ख्याल से बिगनर बॉक्स 5 तो आज का असाइनमेंट है ही सही। हाँ 5 तो आज का असाइनमेंट है। पूरा कर लो भाई जल्दी से यार, सर्कल पूरा करते जाओ। देखो जितना जल्दी पूरा करोगे ना यार, मतलब कोऑर्डिनेट में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन यदि आपका छूट गया होगा तो अभी दिक्कत करेगा, सर्कल छूट जाएगा तो आगे दिक्कत होगी। फिर कोऑर्डिनेट पूरा करते चलना। आज का असाइनमेंट अब आ जाएगा मेरे ख्याल से। आज का असाइनमेंट बिगनर बॉक्स 5 ही है वैसे, है ना। चलो बढ़े आगे इसमें। ठीक है चलो। आजकल शीट नहीं कम तो नहीं करी है, एक दिन का शायद गैप हो गया था। एक्चुअली मंडे को जो था ना रिवीजन वाला डे था। ये फर्स्ट वाला किसका रह गया था? फर्स्ट वाला रह गया था किसी का। ठीक है हाँ। चलो अब अपने को करना क्या है, कैलकुलेशन समझो। सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई। चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और T1 और T2 जो है वो रेडियस के रेशियो में, T1 रेडियस के रेशियो में और T2 भी रेडियस के रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। समझना हो तो कुछ नहीं, आप कॉन्जुगेट वो वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, मैं बता देता हूं यदि किसी को करना हो ऐसा कि सर कैसे करेगा। तो कुछ नहीं, इसको यहां से ज्वाइन करना, इसको यहां से ज्वाइन करना, ये 90, ये 90, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 90। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो साइड्स का रेशियो सेम होगा तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मैंने ओरली बता दिया है ना। हाँ कविश, कविश हाँ, है ना। बिल्कुल ऐसे इसमें यहां से टेंजेंट बना देना यहां से, तो ये बाहर वाला भी अपने पास एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना यहां तक। अब कैलकुलेशन पे आते हैं अपन, है ना, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना बेटा। अच्छा, और ये जो T2 वाला पॉइंट है ना, ये तीनों केस, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5, है ना। T2 वाला पॉइंट, केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5, ये जो आप तीनों में एक्सटेंड करोगे ना, ये T2 आएगा। इसमें भी T2 है वो, इसमें भी वो T2 है, इसमें T1 नहीं है, या इसको T1 मान लो। इसमें T1 नहीं है, यहां पे T2 आएगा। T2 आने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी, T2 वाली प्रॉपर्टी इन तीनों केस में लग जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसमें, 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 इसको आगे करोगे तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो T2 ही होगा। इसमें करोगे तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो T2 ही होगा। और T2 होने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो जो T2 की प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी। दिस इज माय पॉइंट। केवल एक केस को छोड़ देना इसमें, केवल एक केस को छोड़ देना, जब दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा उस केस में आपको T2 नहीं मिलेगा। वो केस मैं अलग से बताऊंगा आपको बाद में, है ना। चलो जी, अब मैं कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाता हूं कि अपने को कैलकुलेशन कैसे करनी है। कि मान लो मेरे को दोनों सर्कल्स दे दिए, ठीक, मुझे दोनों सर्कल्स दे दिए, दोनों मुझे पता लग गया कि 4 कॉमन टेंजेंट बन रही है कि 3 बन रही है कि 2 बन रही है। ठीक है, मैं 4 वाला केस बता रहा हूं आपको। लेट्स से दिस इज T1 and let's say this is T2.
ये हो गया और इधर सी हो गया। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको T1 और T2 निकालना है। T1 और T2 कैसे निकालोगे, डायग्राम से मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। दोनों सर्कल का सेंटर आ जाएगा, दोनों सर्कल का रेडियस आ जाएगा, ठीक है, सेंटर रेडियस आ गया। एक लाइन बनाना अलग से, इधर C1 लिख देना, इधर C2 लिख देना, रेडियस का रेशो निकाल लेना, रेडियस का रेशो निकाल लेना। रेशो, पूरा रेडियस लेने की जरूरत नहीं है। मान लो एक का रेडियस 5 आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, तो 1:2 ले लेंगे अपन, केवल रेशो चाहिए मुझे। तो वो जो भी रेशो आ रहा होगा R1:R2 का, उस रेशो को लेते हुए आप दो बार फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। दो बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, एक बार इंटरनल डिवीजन वाला और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन वाला। आता है सबको सेक्शन फॉर्मूला लगाना? यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग T1 एंड T2। बोलो बच्चों, यहां तक की बात आ जाएगी समझ में सबको? यहां तक कर सकते हो ना कैलकुलेशन? बहुत सिंपल सी चीज है। दोनों सर्कल का सेंटर निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों का रेडियस निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका रेशो बना लेना। इसी लाइन पे मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, डायग्राम से मत सोचना, कंफ्यूज हो जाओगे। अलग से एक लाइन बनाना, उसमें इधर दोनों रेशो लिख के एक बार इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना, एक बार एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, ठीक है। तो एक बार ये लिख लेंगे तो आपके पास T1 और T2 आ जाएगा। फॉर्मूले की तो यही होती है ना यार स्पेलिंग, फॉर्मूले की ये नहीं होती क्या स्पेलिंग? मुझे तो यही याद है यार, शायद ये नहीं आता क्या फॉर्मूले में? है फॉर्मूले की स्पेलिंग तो यही होती है शायद, पता नहीं, देख लूंगा मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा, मेरे ख्याल से सही है ना। चलो, तो एक बार T1 आ जाएगा और एक बार T2 आ जाएगा। ठीक है, इंप्रूव कर रहा हूं मैं इंग्लिश, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, इंग्लिश सही हो जाएगी, राइटिंग भी सही हो जाएगी, है ना। जीवी लिखना भी देखो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो T1 आ जाएगा और T2 आ जाएगा अपने पास, है ना। T1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, T2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, नाउ अब T1 और T2 आ गया। ठीक है, इसके बाद की स्टेप क्या है? इसके बाद की स्टेप बिल्कुल वही वाली है जैसे आपने, अब एक तरह से आप डायग्राम से ध्यान से समझो बच्चों, तो ध्यान से समझना। देखो, यदि मैं आपको T1 और T2 दे दूं, यदि मैं आपको T1 और T2 दे दूं और आपको यदि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यदि इन दोनों की इक्वेशन निकालनी हो, तो ये तो एक तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट ही है ना। बोलो, ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट ही है ना, है। और पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो आती है। बोलो, है ना। बस, तो एक तरह से यूं समझ लो कि T1 और T2 निकालने के बाद तो आपको पूरा वही प्रोसेस लगाना है। T1 और T2 निकालने के बाद तो आपको एक तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है बस। आप पूछोगे सर कौन से सर्कल को लेके? कोई भी सर्कल को लेके निकाल दो, क्योंकि ये तो जो दोनों लाइन है ये दोनों सर्कल के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट है ना। तो आपको जो सर्कल अच्छा लग रहा है, जिसका रेडियस सेंटर आपको अच्छा लग रहा है, उसको पकड़ लेना। उससे कैलकुलेशन दो बार करोगे, एक बार T1 को लेके करोगे, एक बार T2 को लेके करोगे। जब T1 को लेके आप कैलकुलेशन करोगे तो ये दोनों आएगी इंटरनल वाली, जब T2 को लेके कैलकुलेशन करोगे तो एक्सटर्नल वाली आ जाएगी।
टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट को हिंदी में मोर देन वन फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, यूज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो जी, आ गई बात समझ में। तो मैं एक एग्जांपल, कोड को जीवा, कोड को जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप पे इस पे करा देता हूं। अभी टाइम कितना है अपने पास? 1 मिनट है ना? अरे बहुत टाइम है अभी तो यार, 1 मिनट में तो अपन बहुत सारा काम कर डालेंगे। चलो लिख लिया, ये आगे बढ़े आप। फाइंड ऑल कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 and x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 equals to 0। पहला काम, सेंटर 1,3, रेडियस 1 प्लस 9 माइनस 9। सेकेंड सर्कल का सेंटर -3,1, सेकेंड सर्कल का रेडियस 9 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, C1 C2 मैंने निकाला, तो C1 C2 निकाला तो 4 चौक 16 और 4 20 2√5 आ रहा है। और R1 प्लस R2 मैंने निकाला तो मेरे पास 4 आ रहा है, और R1 माइनस R2 मैंने निकाला तो 2 आ रहा है। 2√5 मतलब 2.2 इंटू 2 करेंगे तो 4.2 आ रहा है। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ रहा है, तो मेरे पास 4CT बन रही है। ठीक है, यहां तक की बात सबको? तो मैंने आपसे क्या बोला था, ये एक लाइन अलग से बनाना, यहां पे C1 लिख देना 1,3, यहां पे C2 लिख देना -3,1, और यहां पे रेडियस का रेशियो लिख देना 1:3। ठीक है, सेम मैं एक बार इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा। लेट्स से T1 -9 सॉरी -3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3, 1 3 3 जा 9 अपॉन 1 प्लस 3। So this comes to be 0, 9 plus 1 10/4, 10/4 is 5/2। ठीक है, देन T2 सेम एक्सटर्नल डिवीजन, सेम एक्सटर्नल डिवीजन, -3 अपॉन 1 माइनस 3, 1 माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 3, 6/2, 3, 4। दिस इज 2। बोलो बच्चों, आ गई यहां तक की बात समझ में सबको? वेरी गुड। ठीक है ना? कंडीशन निकालोगे, सबसे पहले पता लगाओगे कितनी सीटी बन रही है, कितनी कॉमन टेंजेंट बन रही है। 4 बन रही थी, तो 4 बन रही थी तो मुझे समझ में आ गया था इसका मतलब ऐसा वाला केस बन रहा होगा जो भी बन रहा होगा, और इससे फिर मैंने T1 और T2 निकाल लिया, है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकाल सकते हो क्या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन? निकाल सकते हो? निकाल लोगे तो आपके पास छोड़ दूं क्या क्वेश्चन? है ना, आपके पास छोड़ देता हूं मैं, कल करके लिया ना? ठीक है ना? नहीं आएगा तो बता देना, फिर एक कमे करके तो बता ही दूंगा फिर। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। ठीक है, आंसर मैं भेज देता हूं, आंसर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिख दूं क्या? आंसर लिख दूं क्या? तो आपको पता लग जाएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलो बच्चों, तो आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई और समस्या है किसी की? समस्या है स्लाइड की ना? ये लो भाई, फर्स्ट स्लाइड किसको देखनी है? हाँ, जा सकते हैं। ओके, हट जाओ। आई विल ट्राई। हाँ हाँ हाँ। हाँ रोना। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।